द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जाके ज़रूर देखो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो इस चैप्टर को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऊपर आपके थंबनेल में भी आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। उसके बाद में अगर आप उस चैप्टर को देख के आए हो तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए क्या है इसके अंदर, पूरा गेम समझते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके इस चैप्टर को बनाता है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, बस देखो। एटम का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, उस चैप्टर को आपने देखा होगा तो ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ एटम के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। देखो सबसे पहले जो एटम के बारे में किसने बताया था, महर्षि कनाद, एक ऋषि थे जिनका नाम था कनाद, इंडियन फिलोसफर थे। उन्होंने ये थे, ठीक है, ये देख पा रहे हो, इन्होंने बताया था। लेकिन इनका इतना नाम नहीं चला क्योंकि भाई अंग्रेज नहीं थे ना ये, तो अंग्रेज जो भी बात बोलते हैं उसको लोग मान लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, एक टाइम पे एक छोटा सा एक ऐसा पार्टिकल बच के आएगा जिसको नहीं काट पाओगे आप। उसका नाम दिया क्या, परमाणु। परमाणु क्या नाम दिया, परमाणु। तो परमाणु इज एटम, परमाणु ही एटम होता है। तो इंग्लिश में आप उसको एटम बोलते हो, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। तो इन्होंने परमाणु बोला था अपनी बुक में। तो ये कनाद ने बता दिया, चलो ठीक है, एटम के बारे में। उसके बाद में ये चीज़ हो गई कि हाँ एटम होता है ये किस तरीके से। उसके बाद कई सारी चीज़ें, कई कई चीज़ें खोज हुई। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही। अब बात आती है कि जब कोई भी दो रिएक्शंस होती है तो एटम क्या क्या रोल अदा करता है, क्या एटम बढ़ जाता है, क्या एटम कम हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूरी थी जानना। तो इसके ऊपर दो लॉज दिए गए। क्या दिए गए, उनको बोला गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब एटम मिलते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, दो एटम एक दूसरे से मिलते ही तो हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज निकल के आए, दो रूल्स निकल के आए। पहला जो लॉ था उसको बोला गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, मास का मतलब तो पता ही है आपको, एक तरीके से वेट बोल दो आप, है ना, एक तरीके से। वैसे वेट अलग चीज़ होती है, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचा रहना। और मास का बचा रहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल दूं, तो आपने यहाँ पे नमक लिया, ठीक है, NaCl, नमक। नमक तो पता है ना, किचन में होता है। नमक लिया, उस नमक को किस में डाला आपने, मान लो एक गिलास के अंदर डाला। एक गिलास के अंदर आपने नमक डाला, वो नमक आपने डिसॉल्व कर दिया। नमक लिया था आपने 100 ग्राम, मान लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। और पानी लिया था, चलो पानी को मैं ग्राम में ही मान लेता हूँ, आपने 1000 ग्राम पानी लिया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब ये दोनों मिलेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नमकीन जो पानी बनेगा, उसको आप वेट करोगे, उसको तोलोगे, उसका वेइंग करोगे, वेइंग मशीन पे रखोगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि कितना ग्राम आपके पास में नमक वाला पानी आएगा। दिस इज माई क्वेश्चन। पोज द वीडियो, कमेंट में लिखो जल्दी। आई होप आपने लिख दिया होगा। तो यहाँ पे आएगा 1100 ग्राम। सीधी बात है, सबको पता है। बस ये इसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। मतलब कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है, वो दोनों मास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट्स के मास विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। समझ आया। दूसरी चीज, एक और लॉ दिया गया जिसको बोला गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या मतलब है भाई, देखो कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहना। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, सिमिलर रहना, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा रहना। अच्छा, अगर मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में तुम्हें बोलूंगा ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में, देखो ये लिखी हुई डेफिनेशन है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, इसको लिख लेना यार। मैं इसको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ये पढ़ने नहीं आया हूँ इक्वेशन, मैं आपको समझाने आया हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एक कोई भी एक मान लो H2O, ये क्या होता है, पानी होता है ना। ओके, ये लो बोलता है, जिस चीज़ को बोलता है उसको मैं समझा रहा हूँ। अगर आप कोई भी एक कंपाउंड लोगे ना, जैसे आपने H2O ले लिया, एक कंपाउंड है, दो अलग अलग एलिमेंट से, दो अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है, इसको कंपाउंड बोलते हैं, दो अलग अलग से मिलके बना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला है H2O, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, Na और Cl। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक। हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन का रेशियो है एक।
लेकिन यहाँ पे सोडियम का रेशियो है 1 और क्लोरीन का रेशियो है 1। अब हम पहले पानी की बात कर लेते हैं। अगर मैं 1 लीटर पानी लेके आता हूँ, 1 लीटर पानी लेके आता हूँ भर के, और आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर, इस पानी के अंदर, ये पानी H2O है पूरा, इसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? तो आप बोलोगे पूरे में से दो, दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन का होगा और एक हिस्सा ऑक्सीजन का होगा। समझ आई? और अगर मैं नमक लेके आता हूँ कितना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम अगर मैं नमक लेके आता हूँ आपके सामने, फिर मैं पूछता हूँ कि कितना ग्राम इस NaCl में, इस नमक में Na है और कितना ग्राम क्लोरीन है, तो आपका आंसर आएगा, पॉज करो वीडियो, नीचे तुरंत कमेंट में लिख दो, लिख दिया होगा। तो आंसर आएगा कि Na जो होगा ना वो होगा 500 ग्राम, और जो क्लोरीन जो होगा ना वो भी होगा 500 ग्राम। भाई समझ आ गई बात? यही बोलता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि भाई साहब आप कुछ भी ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, जो फॉर्मूला उसका लिखा हुआ है ना, जिस रेशियो में जो कंपाउंड है वो उसी रेशियो में बंटेगा। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कनाद के बाद में एक अंग्रेज आया, ऋषि कनाद के बाद एटम को समझाने के लिए अंग्रेज आए। उन अंग्रेज का नाम था डॉल्टन। डॉल्टन्स थ्योरी है ना, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन ने चीज़ों के बारे में, एटम के बारे में कुछ अपने थ्योरीज दी। वो एक प्रोफेसर टाइप थे, साइंटिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी। तो स्टूडेंट्स ने पूछा उनके कि बताओ कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटम के बारे में कुछ बताइए हमको। तो उन्होंने बोला पहली बात कि जितने भी एटम, जितना भी मैटर है, मैटर क्या होता है पता है ना, चारों तरफ आपके जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, पंखा, टीवी, लैपटॉप, जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है सब मैटर है, मटीरियल है। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सबको अगर काटते जाओगे तो छोटे सा पार्टिकल, यही तो ऋषि कनाद ने बोला था, इन्होंने कॉपी कर लिया। दूसरा इन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को नहीं काट सकते, जो कि इनकी गलत बात थी, जो कि ड्रॉबैक्स था, वो हम आगे देखने वाले हैं इनकी क्या क्या कमियां थी। काट सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं भाई एटम में। तीसरी बात क्या थी? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, ना तो एटम बनाए जा सकते ना हम डेस्ट्रॉय कर सकते। चलो सही है। आगे क्या बोला? एटम आर द वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। ये बात काफ़ी हद तक ठीक थी। पांचवी बात, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एवरी रिस्पेक्ट, मतलब कि एक जैसे होते हैं, हैविंग द सेम मास, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये गलत बात बोल दी। कई बार होता है ना, आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि आइसोबार वो होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है, आइसोटॉप जिनका नंबर अलग अलग होता है। नहीं देखिए, अभी भी बोल रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो देखो, तब ये वीडियो आपको 70% क्लियर हो जाएगी पहले ही। आपको सिर्फ इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा। अगला है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला हर एटम का अपना एक मास होता है, जैसे सोडियम का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, आर्गन का अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे थे। उसके बाद में इन्होंने बोला सातवीं बात, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट इन jogging joining together, this is spelling mistake, joining together of atom these elements to the form the molecules of compound। समझ पा रहे हो ना, कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा के बीच में, तो जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं, तभी ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। चलो ये तो बात ठीक है। अब बहुत तेज होते हैं, जो इनके बाद में जो साइंटिस्ट आए वो बहुत तेज थे। उन्होंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को उठाया और उन्होंने इनके अंदर कमियां निकालना स्टार्ट की। तो अब देखते हैं कौन कौन सी कमियां वो निकाल पाए, जिनको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने बोला कि देखो, सबसे पहली बात तो यही गलत हो गई कि एटम डिवाइड नहीं हो सकते। इन्होंने इस पर बहुत जोर दिया था। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, जे थॉमसन ने बोल दिया, अच्छा जी हमसे खेल रहे हो, हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, दूसरा जो सेंटेंस था, दूसरी जो ड्रॉबैक था वो क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से दैट द ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। ये उन्होंने बोला था कि जितने भी ऑल एटम, सारे एटम होते हैं वो एग्जैक्टली सेम मास के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है बंधु, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं था।
बस इसलिए ये चीज़ इन्होंने बोल दी ना समझी में, इसलिए इनकी ये ड्रॉबैक निकाल के रख दी बाहर। तीसरी बात क्या बोली, तीसरा ड्रॉबैक क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेड दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वही बात है आइसोटोप और आइसोबार की बात हो रही है दोनों सेंटेंस में। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, ये ड्रॉबैक्स आपको याद रखने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो ये पहले वाला ही है, और ये आइसोटोप और आइसोबार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए ये दोनों ड्रॉबैक बन गए। ठीक है, और आइसोटोप आइसोबार के बारे में अगर आपको भी कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जाके वीडियो देखो, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर देख लिया तो समझ आ रहा होगा 100%। अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली, हमने देख तो लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेकिन एटम के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें भी देख ही लेते हैं। एटम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या 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 है एटम, क्या है। देखो, एक एटम ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना वो बॉस एटम ही होता है। ओके, जो कि पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको समझाया था, केमिकल रिएक्शन में जब पार्ट लेता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम से एटम मिलता है तभी तो नया मॉलिक्यूल बनता है ना। एक एटम दूसरा एटम दोनों मिलेंगे फिर बनेगा मॉलिक्यूल, एटम से एटम मिलेगा। ठीक है, एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, देखो इतने छोटे होते हैं। अगर मैं 35 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ओ माई गॉड, 35 इंटू 10 की पावर 6 इतने एटम्स किसके, कॉपर के, एक दूसरे के पीछे ऐसे सटा सटा के लिखूं रखूं ना, तब जाके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन पाएगी। समझ पा रहे हो कितने छोटे होते हैं। तो उनका जो एक डायामीटर होता है ना, किसका, रेडियस या डायामीटर, वो किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं, नैनोमीटर में, 10 की पावर -9 में। ये एक आपकी फोटो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज है एक एटम की। तो इसका जो रेडियस है, डाया है, वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, किसमें, नैनोमीटर में। याद रखना है एटम इतना छोटा होता है। अब देखो, तो डाल्टन ने एक चीज और दी जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, सिंबल। लोगों ने बोला ठीक है आप एटम के बारे में बता रहे हो तो ये बता दो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, बार बार हाइड्रोजन तो नहीं लिख सकते ना ऐसे। तो उन्होंने बोला रुको, वो गए, उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। हाइड्रोजन के लिए दिया ऐसा एक सिंबल, समझ पा रहे हो, कार्बन के लिए दिया ऐसा पूरा डार्क कर दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए बस एक ऐसा सर्कल दे दिया, फॉस्फोरस के लिए एक ऐसा, है ना, मर्सिडीज वाला ऐसा, और सल्फर के लिए क्रॉस, आयरन के लिए आई, सिल्वर के लिए एस लिख दिया। ये सारे डाल्टन के पुराने ओल्ड टाइप में हम पहले पढ़ते थे, वैसे सिंबल से बहुत पहले पढ़ते थे जब केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इनको याद रखना बड़ा मुश्किल था, इसलिए फिर मॉडर्न सिंबल्स निकल के आए कि ये नहीं आ रहे समझ, तो मॉडर्न सिंबल निकाले। आपको 20 तक याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से 20 तक याद रखना है। तो पहले हाइड्रोजन का सिंबल था ये, लेकिन अभी का सिंबल क्या है, एच। ये तो सिंपल है ना याद करने में, इसलिए मॉडर्न में दिया गया। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये लिखे गए हैं। आपको ये 20 तो याद करने ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन, याद करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, एटॉमिक मास का मतलब, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है तो आपको पता होगा कि एटॉमिक मास क्या बीमारी है। नहीं देखा, चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ। एटॉमिक मास इज नथिंग बट, किसी भी एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, दोनों को जोड़ दो तो एटॉमिक मास निकल के आता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत और भी इजी तरीके समझाऊँ आपको आपकी क्लास के लेवल पे, तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट, एटॉमिक मास इज नथिंग बट जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर मान लो, जैसे 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 आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए इस क्लास में, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब मैं बोलूँ एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास होगा 11 इंटू 2, 22 ग्राम। समझ आ गया, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द जस्ट डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर। समझ आया, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपकी क्लास में चल जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई स्टैंडर्ड बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को ऐड कर दो तो एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, कैसे बसे होते हैं, कैसे क्या होता है। देखो समझो, एटम अकेला अकेला नहीं घूमता है ना, ऐसे नहीं घूमता कि ऐसे ऑक्सीजन है घूम रहा है आराम से मस्त, नहीं। हर एक एटम की एक हैबिट होती है, वो अपने आप को
उसका जो लास्ट मतलब आउटर मोस्ट जो बोल सकते हो आउटर मोस्ट ले ऑर्बिट होता है, शेल होती है, उसको फुल करना चाहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा। तो किस किस फॉर्म में होता है? पहली फॉर्म होती है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, दूसरी फॉर्म होती है आयंस की फॉर्म में। सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर देखेंगे आयंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल की फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से। आपने कभी ऐसे ऑक्सीजन को ऐसे लिखा देखा है, ओ? नहीं, आपने हमेशा ऐसे लिखा देखा होगा, O2, है ना, देखा होगा। हाइड्रोजन को ऐसे देखा है कभी, H? नहीं, आपने लिखा देखा होगा H2। तो क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप से ही मिल जाते हैं, जैसे O2 बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन का 2 बन गया, नाइट्रोजन भी मिल जाता है एक दूसरे से, क्योंकि उनको कोई दूसरा नहीं मिलता तो अपने आप को ही मिला लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये कैसे मिला पाते हैं? देखो अगर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, तो अगर यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, दिस इज न्यूक्लियस। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से ये एक ऑक्सीजन का एटम है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर दूसरे ऑक्सीजन का एटम भी आता है, यहाँ पे अगर दूसरे ऑक्सीजन का एटम भी आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये दोनों, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, ये दोनों की तरफ क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कोई आ नहीं रहा है, इसको भी 8 करना है, इसको भी अपने लास्ट फाइनल में 8 करना है, 6 6 है। तो ये जो 2 है ना, वो इससे ये ले लेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो 2 है वो इससे ये ले लेगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन का। और इसी वजह से ये क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको O2 लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं सेम, खुद के साथ ही बॉन्ड बनाना और खुद के साथ ही मॉलिक्यूल बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म में जमा होता है कोई भी एक एटम। ये तो पहला तरीका हो गया, समझ आएगा। इसको कंपाउंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड भी हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये तो आयन की वजह से होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे आयंस क्या होते हैं। देखो पूरा डिटेल में समझेंगे कि आयन क्या होता है। आयन का मतलब है, यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, वहाँ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही मिल रहा था और वो कंपाउंड बना रहा था, यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे लेकिन आयनिक कंपाउंड बनेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को चुपचाप ले लेगा, एक के पास रोटी ज़्यादा है, एक भूखा है, इस तरीके के 2 होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन, या नहीं, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, हाँ, NaCl। ठीक है, Na और Cl। देखो Na का जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर वो 11 होता है। क्लोरीन का जो होता है वो होता है आपका कितना, 17 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम का क्या बनाता हूँ, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे Na का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले बनाते हैं आपका न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो, 11। तो पहले ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पहला और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन। 11 में से 2 गए तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो दूसरे में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो कि अगले वाले में होगा। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा यहाँ पे, चाहिए आपको यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, देने की, बाहर छोड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन का मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो क्लोरीन यहाँ पे कैसे बनेगा, ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस 17 है, तो पहले ऑर्बिट में पहले 2 बसा देते हैं, ये 2। दूसरे उसके बाद वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद देखो कितना हो गया, 10 हो गया, बचे कितने, 17 में से 7 बचे। उसके बाद वाले ऑर्बिट में कितने जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसका
8 कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन अपना 8 कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए करेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही सोडियम इसके पास में आएगा तो ये देना चाहता है, ये लेना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके इस ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अगर जो जो देता है ना इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज्ड, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन। दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं यार नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन आया है, दैट्स वाई क्लोरीन विल बी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होगा। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब देखो कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1, और एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो -1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और इसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, क्लोरीन को। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसी तरीके से ये दोनों के बीच में Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आयन समझ आया, आयनिक बॉन्ड समझ आया। आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने अभी बताया HCl, है ना, HCl भी एक आयनिक कंपाउंड है। HCl इज ऑल्सो अ आयनिक कंपाउंड। अब आपके दिमाग में होगा HCl कैसे एक आयनिक कंपाउंड है। देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे H और Cl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसको ही बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आयन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूले, कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो केमिकल फॉर्मूलेज को बनाने का एक तरीका होता है। उससे पहले आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी आनी चाहिए। केमिकल फॉर्मूला वही बना सकता है जिसको वैलेंसीज पता होती है। जैसे बहुत ही इजी सा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे। देखो कभी कभी आपने सोचा होगा कि H2O लिखते हैं, लेकिन NaCl क्यों लिखते हैं, Na2Cl क्यों नहीं लिखते हैं, है ना। सोचा होगा, ये चीज़ें दिमाग में आई होंगी, 100% आती हैं कि यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया। तो इसी का ही समाधान अभी हम करने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। इस चीज़ को देखने के लिए आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज तो पता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पता रखी है कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे H हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन लो, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या किस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, ऑक्सीजन की क्या होती है 2। फॉर्मूले बनाते टाइम पे आपको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना होता। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो है 2 उसको हाइड्रोजन के पैर पे लगा दो और 1 को ऑक्सीजन के पैर पे लगा दो, जस्ट क्रॉस कर दो। तो यहाँ क्या बन के आएगा, H2, हाइड्रोजन पे 2 लगेगा, ऑक्सीजन पे 1 लगेगा। अब 1 को आप लगाओ या मत लगाओ, दैट्स वाई इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ Na और Cl की, तो Na क्या होता है 1 और Cl होता है 1, तो 1 Cl पे चला जाएगा और Na पे भी 1 चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा NaCl। सिंपल। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे CO2 है ना, तो कैसे होता है कार्बन और ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कार्बन का वैलेंसी होती है 4, देखना 4 होती है, ऑक्सीजन की होती है 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे C2 और O4 लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखो ध्यान से क्यों नहीं करते हैं। जो आपने C और O के नीचे जो लिखा है ना आपने 4 और 2, वो रेशो में होते हैं, उन दोनों को अगर कट रहे हैं तो काट दो, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। तो कार्बन के नीचे 1 लिख दो और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दो, तो फॉर्मूला बनेगा C के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 2। तो इसको लिख सकते हैं आप सीधा CO2। सिंपल, समझ पा रहे हो। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं, दो अलग कंपाउंड इस तरीके से मिलते हैं। तो आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। एक शर्त है, आपको क्या आना चाहिए, आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे किसी भी चीज़ की वैलेंसी आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि A एल्युमिनियम और क्लोरीन,
ठीक है। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन को अगर मिलाना है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोरीन की -1 होती है, लेकिन साइन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर्मूले बनाते टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज क्रिएट हो सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट होते हैं। अब जो सीखने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे अच्छा पार्ट है। बस सारा कॉम्बिनेशन है इसमें। इसको मैं ऐसा सिखाऊंगा, आपने पूरे इंटरनेट पे, पूरी बुक्स में कोई नहीं सिखा सकता। मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। मोल एक यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है। जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, इनको तोलने की, उनको नापने की, ठीक है। आप लैब में जाके ऐसे नहीं बोल सकते 10 किलो सोडियम देना, आप बोलोगे 1 मोल सोडियम दो, 3 मोल सोडियम दो। तो आप मोल होता क्या है ये समझते हैं। देखो मोल होता है, ये एक क्या है आपका सोडियम है, क्या है Na। हम सब, आप लैब में खड़े हो, मैं सामने खड़ा हूँ आपके, और मैं आपसे बोलता हूँ कि जाओ, आपके सामने सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको एक छोटा सा इस तरीके से कंटेनर देता हूँ और बोलता हूँ जाओ, और जाके 1 मोल, कितना, 1 मोल ये सोडियम लेके आओ। और आप जहाँ पे सोडियम रखा हुआ है वहीं आपकी वेइंग मशीन भी रखी हुई है। आप जाओगे, आप कैसे लेके आओगे 1 मोल, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो ये कोई समझा रहा हूँ मैं, 1 मोल कैसे लेके आओगे सोडियम, मैं पहले बता रहा हूँ सोडियम, फिर बाकी आप लेके आ जाओगे। देखो ध्यान से, आप जाओगे, जाने के बाद में सबसे पहले जो चीज़ मंगाई है मैंने आपसे, क्या मंगाया है, सोडियम। क्या मंगाया है, सोडियम, Na मंगाया है मैंने, है ना। मैं और कुछ भी मंगा सकता था, लेकिन अभी Na का एग्जाम्पल लेते हैं। तो Na के बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा सा, क्या, एटॉमिक मास आना चाहिए। Na का एटॉमिक मास आपको पता है 22 होता है। वैसे तो 23.5 होता है, लेकिन आपकी क्लास में 22 भी चलेगा। 22 होता है, आपको पता चला कि 22 यूनिट होता है Na का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यूनिट होता है, यू है ये, यू 4 नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये कंटेनर कहाँ रखना है, उस तोलने वाली मशीन के ऊपर रखना है। तोलने वाली मशीन के जस्ट ऊपर रखना है उस कंटेनर को। और क्या करना है, सोडियम को थोड़ा 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 तोड़ तोड़ के इसमें डालना है। कब तक डालना है, जब तक यहाँ पे रीडिंग कितनी ना आ जाए, 22 ग्राम। समझ पा रहे हो ना, 22 ग्राम। जैसे ही 22 ग्राम आया, 22 ग्राम आपके पास में रीडिंग आई वेइंग मशीन में, वही वही जो अमाउंट होगा, वही अमाउंट क्या होगा आपका, 1 मोल, 1 मोल ऑफ सोडियम होगा। तो मेरी बात आपको शायद अब समझ आ गई होगी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास को सिर्फ किस में लिख दो, एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लिख दोगे, ग्राम्स में लिख दोगे, और वही क्वांटिटी उस एलिमेंट की क्या होती है, मोल होती है, उतना ही मोल होती है। जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं एल्यूमिनियम की, ठीक है, आपसे, आपको कंटेनर दूँ मैं, कंटेनर लेके जाओ और 1 मोल एल्यूमिनियम लेके आओ, तो क्या करोगे, जल्दी 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 सोचो। सबसे पहले क्या करोगे आप, सोचो सोचो, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्या, कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 26। क्या होता है, 26। तो आप क्या करोगे, 26, देखो मान लेते हैं आप लैब में खड़े हो, 1 मिनट, जस्ट रब इट, ओके 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 ओके। आप लैब में खड़े हो, तो आपने कंटेनर लिया, कंटेनर को यहीं वेइंग मशीन पे रखा। वेइंग मशीन पे रखने के बाद में आपने उसमें छोटे छोटे पीसेस डाले, किसके, एल्यूमिनियम के, डालते गए डालते गए कितनी रीडिंग तक डालोगे, उस वेइंग मशीन में कितनी रीडिंग आ जाए जब आप रुक जाओगे। आपको पता है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है तो एटॉमिक मास कितना है, 26। तो जैसे ही रीडिंग 26 ग्राम आती है, आप रुक जाओगे, पॉज, हाँ, और लेके लाके मेरे को दे दोगे कि ये लो 26 ग्राम जो एल्यूमिनियम होगा, वही आपका क्या होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम होगा। तो समझ आ गया, एक सबके साथ होता है, हर चीज़ के साथ होता है, कार्बन के साथ भी ऐसा ही होगा। हर एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास को अगर सिर्फ ग्राम में लिख दोगे या ग्राम में लेके आ जाओगे,
तो वही उसका एक मोल होता है। तो मेरे हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मोल, किसी भी चीज़ का एक मोल क्या होता है, उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको सिर्फ ग्राम में तोल के लेके आ जाओ या तोल लो, वही होता है उसका एक मोल। अब एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था? एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो जी ने क्या किया, एवोगैड्रो ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस की भाई? एवोगैड्रो ने देखा कि यार एक चीज़ तो सब में कॉमन है, कि जितना भी मान लो, जैसे यहाँ पे हमने अभी सोडियम लेके आए थे, सोडियम जो लेके आए थे वो यहाँ रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ, क्या रखा हुआ है इसके अंदर? 1 मोल सोडियम। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मोल Na सोडियम। और एक और चीज़ लेके आए थे अभी, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, 1 मोल एल्यूमिनियम, है ना। तो इन्होंने इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देखी। क्या कॉमन देखी? इन्होंने क्या किया, सोडियम को भी, सोडियम के छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं बैठ के काउंट करने, उनको भी काउंट किया, और एल्यूमिनियम के 1 मोल के एटम्स को भी काउंट किया। इसी तरीके से यहाँ पे अगला कोई और एलिमेंट लेके आए 1 मोल, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम लेके आए, मैग्नीशियम लेके आए 1 मोल मैग्नीशियम, और उसके एलिमेंट्स को या एटम्स को काउंट करने बैठ गए। तो उन्होंने एक चीज़ कॉमन पाई। क्या कॉमन पाई? क्या कॉमन पाई? इन्होंने देखा कि सब में जो नंबर ऑफ एटम है ना, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम तीनों के तीनों में नहीं, सब में, ये लेके आए और काउंट कर, लेके आए 1 मोल और काउंट करे, और नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम है। कैसे सेम है? उन्होंने यहाँ पे अगर सोडियम का काउंट किया तो पता चला 6.02 इंटू 10⁻23 है। ठीक है। उतने ही एटम एल्यूमिनियम के 1 मोल में थे, उतने ही मैग्नीशियम के 1 मोल में थे, उतने ही कार्बन के में थे। तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि क्वांटिटी कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है। ये जैसे कि ये 22 ग्राम था, ये 26 ग्राम था, इस तरीके से ये कुछ अलग वैल्यू थी इसकी ग्राम में। लेकिन एक चीज कॉमन थी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम है ना, छोटे छोटे काउंट करोगे वो इतने थे, और इसके अंदर भी जब नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे तो इतने थे, और इसके अंदर भी जब नंबर ऑफ एटम को बैठ के काउंट किया उन्होंने सालों साल, तो भी इतने थे। तो इन नंबर को ही क्या बोला गया? एवोगैड्रो नंबर, एवी नंबर बोलते हैं इनको। एवोगैड्रो ने ये नंबर दिए। क्या होते हैं ये नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23। क्या है ये? क्या है एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर वो नंबर ऑफ एटम है जो हर 1 मोल के अंदर प्रेजेंट एटम, मतलब किसी भी चीज का 1 मोल उठा के लाओ, किसी भी चीज का, कोई भी किसी भी एलिमेंट का जाके, उसके अंदर बैठ के अगर आप एटम्स को काउंट करोगे ना, एटम्स को, तो वो एटम जो है ना वो कितने मिलेंगे पता है आपको? वो मिलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये। अगर इसको आप खोल के लिखोगे तो पूरे बोर्ड भर जाएगा, और ये क्या पूरी स्लाइड भर जाएंगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा कि एवोगैड्रो ने ये समझाया आपको। तो एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है प्लीज़। एवोगैड्रो नंबर हमेशा याद रखियो, 6.02 इंटू 10⁻23। पॉजिटिव में है 23, इसको बोलते हैं। और ये एवोगैड्रो नंबर एक्चुअली होता क्या है? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स। ये एटम्स का नंबर है। किस चीज में एटम का नंबर है? किसी भी एलिमेंट के 1 मोल, कोई भी एलिमेंट उठाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, किसी का भी 1 मोल उठाओ, 1 मोल लेके आओ, और मोल कैसे लेके आते हैं वो आपको पता है। उसके अंदर आके छोटे छोटे एटम्स को काउंट करो तो पता चलता था कि एटम जो है वो इतने ही है। आप कितने भी एटम लेके आ जाओ, बार बार एटम ये आ रहे थे, तो इनका नाम दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। एवोगैड्रो एवी नंबर भी बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। किससे? मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम? वेरी नाइस क्वेश्चन। बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? नाइस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 13 का डबल करोगे 26, तो 26 इज अ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब सारा गेम
कर सकते हो आप चेंज, आप कुछ भी पूछो, बस इतना आपको डेटा पता होना चाहिए, आप बाकी सारा काम कर दोगे, मुझे पता है कैसे। 4 मोल के अंदर कितना ग्राम होगा ये पूछा है ना इन्होंने, ओके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मोल में कितना होगा, तो एल्यूमिनियम के 1 मोल में, 1 मोल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल में कितना होता है 26 ग्राम। मैंने बोला ना एटॉमिक मास को बस ग्राम में लेके आ जाओ, वही 1 मोल होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला 4 में कितना होगा, तो 4 मोल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसके अंदर कितना, समझ पा रहे हो कि 4 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास में यहाँ आ जाएगा कि कितना 4 मोल के अंदर होगा। तो 26 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, ऑल 104, ओके 104 ग्राम। तो 104 ग्राम आपके पास में 4 मोल के अंदर होगा। 10 मोल के अंदर पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई करते 260 ग्राम आ जाता। तो इस तरीके से आप एक टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 जो मोल कॉन्सेप्ट से आता है, बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम। अवोगैड्रो से क्वेश्चन है, आयरन के नंबर, आयरन के एटम के नंबर बताओ, किसमें 2.8 ग्राम ऑफ आयरन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसमें सारे सारे सब कुछ मिक्स है। देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि आपको एक छोटा सा ना ऐसे लोहे का टुकड़ा दे दिया और उसका जो वजन था वो कितना था पता है, 2.8 ग्राम आपको तोल के हाथ में पकड़ा दिया और बोला जा बता इसमें जो छोटे छोटे एटम है ना आयरन के वो कितने हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम मैथ का यूज़ करके ये बता सकते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कितने हैं इसके अंदर। तो कैसे बता सकते हैं, हमको क्या क्या पता है, तो हमको देखो आयरन के बारे में क्या क्या पता है। Fe का हमको एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास मैंने लिखा है जानबूझ के 56 है ना, 56 यूनिट है, 56 यूनिट है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमको जो पता है। ओके, और क्या पता है हमको, हमको यहाँ पे वेट पता है कि कितना आपने लिया है, तो 2.8 ग्राम आपने लिया है, इसमें बताना है कि कितने हैं। और क्या पता है, बस ये चीज़ें पता है। तो आपको पता है कि 1 मोल में, और एक और चीज़ पता है हमें, 1 मोल में कितने एटम होते हैं ये भी पता है। तो 1 मोल में आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं, ये पता है। बस ये इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे किसी के भी 1 मोल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी के भी। अब देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आयरन की बात करूँ ना, 1 मोल ऑफ आयरन तो कितना ग्राम होता है पता है, वो होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम, ओके। लेकिन आपके पास 56 ग्राम तो है नहीं, आपके पास है 2.8 ग्राम। कितना है 2.8 ग्राम। तो इसका जस्ट ऐसे कर लो, 1/56 मोल होगा किसमें, 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितना मोल होगा, इतना मोल होगा। यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है, नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। आपके पास कितना है 2.8 ग्राम है, तो 2.8 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 1/56 को, सिंपल, इतना मोल होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, ये नीचे 0 आया और ये डिवाइड होके क्या आ जाएगा 28, 28 और 28 जब ऐड करते हैं तो बॉस कितना आता है 56 आता है। तो ये डिवाइड हुआ, यहाँ आया 1/20, कितना आया 1/20। तो 1/20 मोल होता है 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर होता है 1/20 मोल। अब आगे चलते हैं, ये तो बात समझ में आ गई 1/20 मोल होता है। अब हमें तो एटॉमिक नंबर, एटम्स निकालने कितने हैं, तो आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने होते हैं। आपके पास मोल कितने हैं 1/20, तो 1/20 मोल में कितने होंगे, तो कुछ मत करो 1/20 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। इसको सॉल्व करके मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर था। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ 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 आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक तुरंत कर दो। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।